हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द PYQ स्पेशल के एक नए सीरीज़ में जिसका नाम है जिला दर्शन सीरीज़। इसको तैयार किया है हमारे एक सहायक अध्यापक ने, जो कि नाम है जिनका प्रफुल्ल, और उनका ही सारा कंटेंट है। बस मैं इसको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। आप हमें यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं द PYQ के नाम से। तो जो सबसे पहली स्लाइड है वो है गोरखपुर के नाम से। तो हम लोग UP 53 यानी कि गोरखपुर को ही आज यहाँ पर पढ़ेंगे, और इसके बारे में, इस ज़िले के बारे में जो भी दर्शन प्राप्त करना होगा या जो भी चीज़ें होंगी फैक्ट, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इम्पॉर्टेंट कहाँ कहाँ है ये, तो UP PCS के मेंस के पेपर में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जिला दर्शन सीरीज़। साथ ही में अगर आप UP SSC के पेपर देते हैं या PET का पेपर देते हैं, तो UP SSC के पेपर में भी अब कई सारे ज़िले से कुछ बेसिक चीज़ें पूछ रही हैं। जैसे ODOP हर ज़िले का डिफरेंट है, तो कुछ ऐसी चीज़ें पूछती हैं, और भी ज़िले से स्पेसिफिक चीज़ें पूछती हैं। छोटी छोटी नदियों के नाम भी पूछ ले रहे हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। साथ ही में किसी भी मेंस आंसर राइटिंग में अगर आप डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे, अपने यूपी के बारे में जानेंगे, तो यूपी के सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही में अगर आप कल एक प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, या उत्तर प्रदेश में अगर एक ठीक ठाक अधिकारी बनते हैं और आपको डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पता रहता है, तो कहीं भी ज़ाया नहीं जाएगा और आपके जीवन में इसका उपयोग हमेशा बना रहेगा। तो चलते हैं पहली स्लाइड पर। पहली स्लाइड है हमारी गोरखपुर का इतिहास और सांस्कृतिक महत्व। तो सबसे पहले गोरखपुर का इतिहास और सांस्कृतिक महत्व देखते हैं कि यहाँ पर गोरखपुर का मैप दिया हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर गोरखपुर है। तो गोरखपुर कितने अदर डिस्ट्रिक्ट्स को टच करता है, तो सबसे पहले महाराजगंज को टच करता है, नंबर 1। दूसरा है कुशीनगर को टच करता है, नंबर 2। तीसरा है देवरिया को, चौथा मऊ को, पाँचवां आजमगढ़ को, छठवां अम्बेडकर नगर को, सातवां संत कबीर नगर को, और 8वां ये सिद्धार्थ नगर को टच करता है। तो कुल मिलाकर के 8 डिस्ट्रिक्ट्स को टच करता है। अगर बात करें कि क्या चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, तो उसमें प्राचीन गोरखपुर, आधुनिक गोरखपुर के अतिरिक्त बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ और नेपाल तराई के कुछ हिस्सों में समाहित करता था। इस क्षेत्र को, जिसे गोरखपुर जनपद कहा जा सकता है, आर्य संस्कृति और सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा है। गोरखपुर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से एक प्रमुख महाजनपद, जिसे कोशल साम्राज्य कहते हैं, उसका हिस्सा था। अयोध्या को अपनी राजधानी बनाकर इस क्षेत्र पर शासन करने वाले सबसे पहले ज्ञात सम्राट इक्ष्वाकु थे, जिन्होंने क्षत्रिय के सूर्यवंशी राजवंश की स्थापना की। इस राजवंश के राम के राज्याभिषेक तक कई प्रख्यात राजा हुए, जो इस राजवंश के सबसे महान शासक थे। तब से यह मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त और हर्ष राजवंशों के तत्कालीन साम्राज्यों का अभिन्न अंग बना रहा। परंपरा के अनुसार मदन सिंह 900 से 950 ईस्वी के थारू राजा मौसेन ने गोरखपुर शहर और आसपास के क्षेत्र पर शासन किया। मध्यकालीन युग की बात करें तो जब पूरा भारत, उत्तरी भारत जो था वो मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी के सामने नतमस्तक था, तब गोरखपुर क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। यह लंबे समय तक कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर बहादुर शाह तक मुस्लिम शासन के अधीन रहा था। परंपरा के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1296 से 1316 तक शासन किया, उसने गोरखपुर के गोरख, एक प्रमुख देवता जो थे, उनके पुराने मंदिर को मस्जिद में बदलने का आदेश भी दिया था, ऐसा किंवदंतियों से ज्ञात होता है। हालांकि अकबर के साम्राज्य के पुनर्गठन पर गोरखपुर ने अवध प्रांत के अंतर्गत आने वाले 5 सरकारों में से एक को अपना नाम दिया था। आधुनिक काल में 1801 में अवध के नवाब द्वारा इस क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया। इस रियासत के साथ गोरखपुर को जिला का दर्जा मिल गया। पहले कलेक्टर मिस्टर राउटलेज थे, तो नाम याद रखिएगा, पहले कलेक्टर मिस्टर राउटलेज थे। 1829 में गोरखपुर को इसी नाम के एक डिवीज़न का मुख्यालय बनाया गया, अर्थात गोरखपुर को गोरखपुर के ही नाम के मुख्यालय का डिवीज़न बनाया गया, जिसमें गोरखपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ जिले शामिल किए गए। मिस्टर RM बियाड़ को पहले कमिश्नर नियुक्त किया गया। तो अब यहाँ पर RM बियाड़ का नाम याद रखेंगे, ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे, जो कि पहले कमिश्नर यानी कि फर्स्ट कमिश्नर बने थे, कमिश्नर बन गए थे। आगे बात करते हैं कि 1865 में गोरखपुर में से नया जिला बनाया गया, जिसका नाम था बस्ती। बाद में 1946 में इसे और विभाजित करके एक नया जिला देवरिया बना दिया गया। गोरखपुर का तीसरा विभाजन 1889 में महाराजगंज जिले के निर्माण के रूप में हुआ। आपको बताना है कि 1989 था। 1989 में उत्तर प्रदेश की जो दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो घोषित की गई। तो दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में।
आगे चलते हैं। संस्कृतियों के ऐतिहासिक महत्व को देखा जाए तो यह भगवान बुद्ध से संबंधित है, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और जिन्होंने 600 ईसा पूर्व में राप्ती और रोहिणी नदियों के संगम पर अपनी शाही वेशभूषा का त्याग कर सत्य की खोज में आगे बढ़ गए थे। भगवान महावीर से भी जुड़ा है ये स्थान, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और संस्थापक भी थे। आपको बताना है कि पहले तीर्थंकर जैन धर्म के कौन थे और उनका जो चिन्ह था वो कौन सा था। अगली महत्वपूर्ण घटना गोरखपुर का गोरखनाथ से जुड़ा हुआ था। उनके जन्म की तारीख और स्थान अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन संभवतः 12वीं शताब्दी में उनका उदय हुआ था। गोरखपुर में उनकी समाधि हर साल बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। बाबा गोरक्षनाथ की जो समाधि है वो बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। मध्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? ये जो मध्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, हालांकि रहस्यवादी कवि और प्रसिद्ध जो चिंतक थे संत कबीर, उनका मगहर आना हुआ। आना क्यों हुआ? क्योंकि वाराणसी में जन्मे थे और जो किंवदंतियाँ थी कि वाराणसी में मृत्यु होने से सीधे स्वर्ग मिलता है, तो वो जो है मगहर की ओर चल दिए जहाँ पर नर्क की मान्यता थी। ठीक है ना? तो ये कार्यस्थल मगहर की ओर आ गए और यहीं पर उन्होंने अत्यंत सुंदर कविताएं रची और फिर उस स्थान को भी बाद में संत कबीर नगर बताया जाने लगा। ठीक है? और वहीं पर उनकी डेथ हो गई, वहीं उन्होंने प्राण त्यागे। यहीं पर उन्होंने अपने देशवासियों को शांति और धार्मिक सद्भाव में रहने का संदेश भी दिया। मगहर में उनके दफन स्थल पर समाधि और मकबरा का सह अस्तित्व तो बड़ी संख्या में अनुयायियों को आकर्षित करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ आप ये चीज़ देख सकते हैं? तो संत कबीर नगर लगभग गोरखपुर से 20 किलोमीटर आप जाएंगे अगर बस्ती लखनऊ वाली रोड पर, तो आपको संत कबीर नगर में इनकी समाधि और मकबरा देखने को मिल जाएगा। गोरखपुर क्यों और जाना जाता है? तो गीता प्रेस बहुत फेमस प्रेस है, उसके कारण भी जाना जाता है। ठीक है? तो गीता प्रेस के नाम से भी गोरखपुर को जाना जाता है, जो हिंदू धार्मिक पुस्तकों का विश्व प्रसिद्ध प्रकाशक है। सबसे प्रसिद्ध प्रकाशन कल्याण पत्रिका का है। श्रीमद् भगवद गीता के सभी 18 भाग इसकी संगमरमर की दीवारों पर लिखे गए हैं। अन्य दीवारों पर टंगी हुई तस्वीरें और पेंटिंग भगवान राम और कृष्ण के जीवन की घटनाओं को दर्शाते हैं। अगर आप गीता प्रेस के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर बहुत पुराने आपको प्रेस भी मिलेंगे देखने को, उसके साथ साथ हाथ से लिखा हुआ करीबन 150-200 साल पुराना गीता भी मिलेगा। गीता प्रेस देश भर में धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना के प्रसार में सबसे आगे रहा है। तो ये है गीता प्रेस की फ़ोटो, जिन लोगों ने नहीं देखी होगी तो स्टार्टिंग जो द्वार है गीता प्रेस का वो ऐसा ही है। फिर आती है बात चौरी चौरा स्मारक की, जो कि 1922 की घटना है। असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी बीच 4 फरवरी 1922 को एक ऐतिहासिक चौरी चौरा की घटना होती है। घटना ये होती है कि कुछ पुलिस वालों को वहाँ के स्थानीय लोग वहीं जो पुलिस स्टेशन रहता है उसी में बंद करके आग लगा देते हैं। इस घटना से इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आया। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। पुलिस के अमानवीय बर्बर अत्याचारों से खफा होकर स्वयंसेवकों ने चौरी चौरा पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिसमें 19 पुलिसकर्मी ऑफिशियली ऐसा बताया गया कि मारे गए। इस हिंसा के साथ महात्मा गांधी ने 1920 में शुरू किए गए असहयोग आंदोलन को 4 फरवरी 1922 की घटना से शुद्ध होकर के लगभग 10 दिन बाद वापस ले लिया। 23 अगस्त 1942 को दोहरिया, जो कि सहजनवा तहसील में पड़ता है, यानी कि गोरखपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर, वहाँ पर एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। 1942 में प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपना एक विरोध दर्ज कराने के लिए दोहरिया में एक बैठक आयोजित की गई। लेकिन बाद वाले जो वहाँ के सैनिक थे, बाद वाले यानी कि जो बाग के सैनिक थे, उन्होंने अकारण गोलीबारी की, जिसमें 9 लोग मारे गए और सैकड़ों व्यक्ति घायल हो गए। उनकी याद में यहाँ पर शहीद स्मारक खड़ा है, जो उनकी स्मृति को जीवित रखता है। ठीक है? अगला देखते हैं हम लोग कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुकदमा इस जिले में 1940 में चला था, जहां उन्हें 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। गोरखपुर वायुसेना का मुख्यालय भी है और कोबरा स्क्वाड्रन के लिए जाना जाता है। तो एक पॉइंट ये भी याद रखना है। अगर बात करें एनी रेलवे की, तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यानी कि उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय भी है। फिर आता है श्री गोरक्ष पीठ गुरु गोरखनाथ टेम्पल की ओर, यानी कि गोरखनाथ मंदिर की ओर बात करते हैं। तो श्री गोरक्ष पीठ के नाम से प्रसिद्ध गुरु गोरखनाथ मंदिर नाथ संप्रदाय के पूज्य संत गुरु गोरखनाथ जी का आराधना का एक महत्वपूर्ण और भव्य धार्मिक स्थल है। अगर आपने कभी विजिट नहीं किया है तो गोरखनाथ मंदिर जरूर आए। इसी गोरखनाथ मंदिर के जो महापीठाधीश्वर थे योगी आदित्यनाथ, वही हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री भी हैं। जनवरी में आयोजित होने वाला 1 माह तक चलने वाला मकर संक्रांति का मेला इस परिजन में
इस परिसर में मनाया जाने वाला एक उल्लेखनीय आयोजन है। आपको बता दें कि इस मेले में यानी कि खिचड़ी के मेले में या मकर संक्रांति के मेले में सबसे पहली खिचड़ी जो चढ़ती है वो नेपाल के नरेश की चढ़ती है और यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनी अपनी खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं। यहाँ पर लॉर्ड विष्णु का टेम्पल भी है यानी कि विष्णु मंदिर भी है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की काले पत्थर से बनी एक आदम कद की मूर्ति है। 12वीं शताब्दी के पाल वंश के समय की यह मूर्ति और यह मंदिर काफ़ी पुराना है। हर साल दशहरे के दौरान इस परिसर में पारंपरिक रामलीला का आयोजन होता है। तो जिसे भी असुरन पता होगा गोरखपुर में, वो जरूर इस मंदिर के बारे में जानता होगा, प्राचीन विष्णु मंदिर। फिर आता है गौतम बुद्धा म्यूजियम। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर की स्थापना 1887 में हुई और यह रामगढ़ ताल परियोजना क्षेत्र में स्थित है। आपको बता दें कि ये प्रश्न एक बार अभी यूपी SSSC में पूछा जा चुका है कि राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर की स्थापना कब हुई, तो 1887 में हुई। अभी इसके जो है 1887 नहीं, 1987 दोस्तों, तो 1987 में हुई। अभी इसका जीर्णोद्धार का यानी कि रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है। आगे बात करते हैं हम लोग शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, यानी कि यहाँ पर जूलॉजिकल गार्डन है जिसका नाम अशफाक उल्लाह खां है। ठीक है, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर प्राणी उद्यान, जिसे आमतौर पर गोरखपुर चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर स्थित है। इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खां के नाम पर रखा गया है। 121 एकड़ क्षेत्रफल के साथ यह कानपुर प्राणी उद्यान के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। 27 मार्च 2021 को यह जनता के लिए खोला गया था। फिर आते हैं ODOP के लिए। तो मिट्टी का बर्तन यानी कि टेराकोटा, ये गोरखपुर का एक फेमस ODOP है। स्थान क्या है, तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज, ये यहाँ पर मुख्य संस्थान है। साथ ही में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज भी एक फेमस संस्थान है। यहाँ पर गोरखनाथ का मेला, खिचड़ी का मेला इत्यादि लगता है। दर्शनीय स्थल में देखा जाए तो गोरखनाथ मंदिर, विष्णु मंदिर, गीता वाटिका, तरकुलहा देवी, शहीद स्मारक, चौरी चौरा के साथ साथ नौका विहार का व्यू पॉइंट इस समय काफ़ी फेमस हो रखा है। अगर भाषा देखी जाए तो यहाँ पर बिहार के बेल्ट वाली भोजपुरी भाषा बोली जाती है। गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है और गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहले सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का दर्जा प्राप्त था, परंतु अभी दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई थी। चलते हैं, कुछ प्रश्नों को करते हैं। आइए, प्रश्न है कि 2023 में यूपी SSSC टेस्टिंग के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित चिड़ियाघरों में से किसका नाम अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान है, तो वो है गोरखपुर जू। अगला प्रश्न करते हैं, गवर्नमेंट बौद्ध संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये गोरखपुर में स्थित है, जो कि 1986-87 में बना था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है, तो गोरखपुर में गीता प्रेस से ये पत्रिका प्रकाशित होती है। परमहंस योगानंद जी का जन्म स्थान बताइए, अगर ये प्रश्न पूछता है तो इसका भी उत्तर होगा गोरखपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित कराया का जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म गोरखपुर में हुआ था। कब हुआ था, तो 5 जनवरी 1893 में गोरखपुर में हुआ था। तब इनका नाम मुकुंद लाल घोष हुआ करता था। ये एक आध्यात्मिक गुरु थे 20वीं शताब्दी के, और इन्होंने पश्चिम में अर्थात वेस्टर्न कंट्रीज़ में योग दर्शन की शिक्षाओं का प्रसार किया। अगला आता है कि काकोरी षड्यंत्र में प्रधान आरोपी राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश में कहाँ फांसी दी गई, तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। फांसी का जो दिन था वो 19 दिसंबर 1927 था, और जिस केस में ये फंसे थे वो था काकोरी षड्यंत्र केस या काकोरी ट्रेन एक्शन, अब कहा जाने लगा है। चौरी चौरा घटना कहाँ हुई थी उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में चौरी चौरा की घटना हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न है कि उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। तो आप देख सकते हैं कि हर प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, इसीलिए हम लोग ऐसे प्रश्नों को लाते हैं जो कि कहीं ना कहीं पूछे गए हों, और हम लोग बिना वजह कोई भी प्रश्न नहीं कराते हैं। इसीलिए हमारे चैनल का नाम है द PYQ, और हम लोग केवल बिलीव करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है, तो कुछ समय पहले तक सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गोरखपुर रेलवे स्टेशन था, लेकिन अभी वर्तमान में कर्नाटक का हुबली जंक्शन या सिद्धारूढ़ा स्वामी जी स्टेशन कर्नाटक का सबसे लंबा स्टेशन 1507 मीटर का है। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र जूट मिल थी, वो कहाँ स्थित है, तो सहजनवा में स्थित है महावीर जूट मिल्स लिमिटेड। कभी भी अगर आप ट्रेन से गोरखपुर से लखनऊ की ओर यात्रा करेंगे तो आपको सहजनवा की ये जूट मिल देखने को जरूर मिलेगी। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, और इसका कार्य क्षेत्र जूट, मेस्ता और मिश्रित प्राकृतिक फाइबर सहित अन्य प्राकृतिक फाइबर की तैयारी करना था। अगला प्रश्न है, यूपीपीसीएस मेंस जीएस 2014 में पूछा हुआ कि गीडा है, तो गीडा को बोलते हैं GIDA, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। वहीं बात करें अगर नोएडा की, तो नोएडा जो है वो आपका न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम है, तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अगर प्रश्न ये करे कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो गोरखपुर वो स्थान है जहां पर 184.7 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती थी। ठीक है, तो पिछले काफ़ी वर्षों पहले इस तरह के डेटा प्राप्त हैं। अभी वर्तमान में इस तरह का कोई डेटा नहीं मौजूद है, लेकिन फिर भी गोरखपुर ही वो स्थान है जहां पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इस प्रकार ये आपका लेक्चर ख़त्म हुआ। बताइएगा कि आप लोग कमेंट करिएगा कि जिला दर्शन सीरीज़ लानी है या नहीं लानी है। अगर आपको जिला दर्शन सीरीज़ अच्छी लगी हो और एक एक करके मंडल या फिर 75 जिलों के बारे में आपको जानकारी लेनी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और इसके लिए स्पेशल थैंक्स दीजिए प्रफुल्ल सर को। साथ ही में आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब क्यों करना है मैं बताता हूं। तो यहाँ पर आपके RO के लिए कंप्लीट वीडियो डाले गए हैं, जिसमें स्टैटिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों ही इन्वॉल्व हैं। तो अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं, साथ ही में अगर हिंदी की सेपरेट वीडियोस देख लेते हैं जो कि PYQ में पूछी गई हैं, तो मुझे आशा है कि आप अपने पेपर में अभी से भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, अगर आप नेक्स्ट 10 दिन अच्छे से पढ़ लेते हैं, 12 दिन। ठीक है, तो आप ज़रूर बताइएगा कि ये लेक्चर सीरीज़ कैसी लगी, और क्या इस लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, वो आपके कमेंट पर डिपेंड करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय गोरक्षनाथ।